हेलो एंड वेलकम, दिस इज फैजान खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है द डार्क मिरर। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के ताज़ा ऐलान ने आज पूरे मध्य एशिया का तापमान बढ़ा दिया है। पहली बार कैमरे पर आकर अली खामनेई ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ये लड़ाई सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरा का पूरा मध्य एशिया तक रीजनल वॉर की चपेट में आ जाएगा। उनका संकेत बिल्कुल स्पष्ट था कि इस बार ईरान अकेले नहीं लड़ेगा। खामनेई के बयान का सीधा मतलब यह है कि किसी भी सैन्य टकराव की स्थिति में ईरान के साथ अरब दुनिया के कई देश और कई मिलिशिया ग्रुप भी मैदान में उतर सकते हैं। उन्होंने इशारों इशारों में यह भी जता दिया है कि अगर युद्ध हुआ तो ईरान न सिर्फ इजराइल से निपटेगा, न सिर्फ अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप से, बल्कि इस जंग में कई और ताकतें भी शामिल होंगी। यमन में हूती विद्रोही इजराइल पर हमला कर सकते हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह सक्रिय हो सकता है, जबकि सीरिया और इराक में मौजूद कई सशस्त्र गुट भी सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बना सकते हैं। यानी अगर युद्ध शुरू होता है तो उसका दायरा बेहद खतरनाक होगा और व्यापक होगा। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो अब भी ईरान को बातचीत का मौका दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान बातचीत की मेज पर आए और अमेरिकी शर्तों को माने। अगर ये शर्तें मान ली जाती हैं तो जंग को रोका जा सकता है, लेकिन ट्रंप ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान को घेराबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पर्दे के पीछे चल रही बातचीत को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने ईरान के सामने तीन बड़ी शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम तत्काल रूप से बंद करेगा। दूसरी शर्त यह है कि संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को दोबारा ईरान की परमाणु साइट पर जाने की अनुमति दी जाएगी, ताकि यह जांच हो सके कि वहां यूरेनियम का भंडार या संवर्धन अभी भी जारी है या नहीं है। तीसरी और सबसे कठिन शर्त यह है कि ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करेगा, खासकर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों के उत्पादन में कमी करेगा। इन शर्तों पर प्रतिक्रिया देते हुए अली खामनेई ने अपनी तकरीर में साफ कह दिया है कि ये शर्तें ईरान को मंजूर नहीं है। उनका कहना था कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना देश को निहत्था बना देने जैसा होगा। खामनेई ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो ईरान को कमजोर और निहत्था बनाकर उसे निगल जाना चाहते हैं, लेकिन यह कभी भी संभव नहीं होगा। ईरान लोहे के वो चने हैं, जो भी इसको चबाने की कोशिश करेगा वो अपने दांतों से हाथ धो बैठेगा। इसी बीच अमेरिका के एक प्रमुख अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से सोशल मीडिया पर यह खबर भी सामने आई है कि ईरान बातचीत के लिए पूरी तरह इनकार नहीं कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की तरफ से भी संकेत मिले हैं कि तेहरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उनका साफ कहना यह है कि ट्रंप की शर्तें अव्यवहारिक और गैर समझौतावादी हैं। यानी मौजूद रूप से इन शर्तों पर बातचीत आगे बढ़ना बेहद मुश्किल है। उधर अरब दुनिया के कई बड़े नेता हालात को संभालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर दोनों ही अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि वो युद्ध का रास्ता न अपनाएं। उनका तर्क यह है कि अगर जंग हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान अरब देशों को होगा, जहां तेल के बड़े बड़े कुएं मौजूद हैं और एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे इलाके को तबाही की तरफ धकेल सकती है। और तुर्की ने भी इसी लाइन को अपनाया है। तुर्की ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत कर अमेरिका को यह संदेश देने की कोशिश की है कि ट्रंप को कुछ रियायतें देनी चाहिए और ईरान को भी थोड़ा नरम रुख अपनाना चाहिए, ताकि इस युद्ध को किसी तरह से टाला जा सके। खामनेई पहले ही कह चुके हैं कि आने वाला संघर्ष रीजनल वॉर होगा, लेकिन बड़ा खतरा यह है कि यह रीजनल वॉर कब तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले लेगी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब चीन और रूस जैसी महाशक्तियां आने वाले दिनों में ईरान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने जा रही हैं, ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि मध्य एशिया में आगे क्या होने वाला है। क्या अमेरिका और इजराइल एक तरफ और ईरान अपने सहयोगियों के साथ दूसरी तरफ आमने सामने आकर जंग की तरफ बढ़ेंगे,
या फिर किसी तरह बातचीत के जरिए इस टकराव को टाल दिया जाएगा? यही सवाल इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहों के सामने है। बीबीसी की आज की रिपोर्ट ने इस पूरे टकराव में एक नया और अहम पहलू जोड़ दिया है। बीबीसी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही लगातार धमकियां दे रहा हो, अल्टीमेटम जारी कर रहा हो और सैन्य कार्यवाही की चेतावनी दे रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिकी नेतृत्व के भीतर एक तरह की घबराहट भी साफ नजर आ रही है। यह घबराहट सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर है। असल सवाल यही है कि क्या आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के इस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सीमित करने के लिए तैयार होंगे? क्या मिसाइलों का उत्पादन कम किया जाएगा, रेंज घटाई जाएगी, या फिर इस मुद्दे पर कोई समझौता संभव है? और जानकारों की राय में इस पर समझौते की संभावना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि ईरान के लिए बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ एक सैन्य हथियार नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक और रणनीतिक ताकत का प्रतीक है। ईरान के नजरिए से देखा जाए तो ये मुद्दा सीधे तौर पर गाजा और फिलिस्तीन की मौजूदा स्थिति से जुड़ा हुआ है। गाजा में हालात जिस तरह बदले हैं, उसने पूरे रेजिमेंट फ्रंट को नई ऊर्जा दी है। इजराइल ने पहले ही यह दावा किया था कि उसने हमास के लगभग 70,000 लड़ाकों को मार गिराया है, लेकिन अब खुद इजराइल ये स्वीकार कर रहा है कि यह संख्या करीब 8,000 ही है। इसका मतलब साफ है कि बड़ी संख्या में पुराने लड़ाके अभी भी मौजूद हैं और नए लड़ाके लगातार भर्ती हो रहे हैं। ऐसे में अगर गाजा से जुड़ा कोई भी शांति समझौता टूटता है तो पूरे इलाके में हालात फिर से भड़क सकते हैं। ईरान को आशंका है कि इजराइल कभी भी फिलिस्तीनियों को वास्तविक आजादी नहीं देगा। यही वजह है कि यह मुद्दा बार बार भड़कता रहेगा और जब भी हालात बिगड़ेंगे ईरान पर दबाव होगा कि वो हमास, हिजबुल्लाह, हूती और दूसरे रेजिमेंट ग्रुप का साथ छोड़ दे। इसी डर के चलते अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान को सैन्य रूप से कमजोर किया जाए और उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दिया जाए या फिर सीमित कर दिया जाए। और इस बहस में एक और अहम सवाल यह उठता है कि अगर अमेरिका और इजराइल खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत मानते हैं तो फिर हर दुश्मन को निहत्था करने की इतनी जिद क्यों है? गाजा में 2 साल की जंग के बाद हमास को निहत्था करने की बात, हिजबुल्लाह से हथियार छीनने की मांग और अब ईरान से उसके हथियार छोड़ने की शर्त। सवाल यह है कि अगर आपके पास इतनी ताकत है तो फिर यह डर क्यों है कि सामने वाला अपने हथियार डाल दे? ईरान और दूसरे रेजिमेंट ग्रुप का तर्क साफ है। उन पर पहले भी हमले हो चुके हैं। अमेरिका और इजराइल ने पहले भी वादे किए हैं और फिर अचानक कार्यवाही की है। ऐसे में ईरान ये क्यों माने कि अगर वो अपने हथियार कम कर देगा या मिसाइल प्रोग्राम सीमित कर देगा तो भविष्य में उस पर हमला नहीं होगा? ईरान के लिए यह सिर्फ भरोसे का नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से जो ऑफर सामने रखा जा रहा है उसमें 3 प्रमुख बातें हैं। पहली, संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को ईरान की न्यूक्लियर साइट पर दोबारा जाने की अनुमति दी जाए। दूसरा, ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म करे। और तीसरा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सीमित किया जाए या फिर मिसाइलों की रेंज और उत्पाद को कम किया जाए। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि इसके बदले अमेरिका न तो ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करेगा और न ही तख्ता पलट, बल्कि प्रतिबंधों में राहत दी जाएगी और तेल टैंकरों को खुली छूट दी जाएगी कि ईरान का रुख यहां बिल्कुल साफ नजर आता है। हथियारों के मुद्दे पर वो झुकने को तैयार नहीं है। ईरानी नेतृत्व का मानना है कि आज अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता किया गया तो कल बैलिस्टिक मिसाइल की मांग होगी, फिर परसों किसी और सैन्य क्षमता को खत्म करने की मांग होगी। यानी अगर एक बार सरेंडर किया तो फिर पूरी तरह से घुटनों पर रहकर जीना पड़ेगा। यही वजह है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इस पूरे टकराव की जड़ बन चुका है और जब तक इस मुद्दे पर कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता तब तक अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ये तनाव कम होने की बजाय और गहराता हुआ नजर आएगा। ईरान की इस्लामिक क्रांति की जो बुनियादी सोच और उसूल हैं वो किसी भी सूरत में किसी बाहरी ताकत के सामने झुकने की इजाजत नहीं देते हैं। ईरानी नेतृत्व का साफ मानना है कि आत्मरक्षा उनका अधिकार है और वो ये अधिकार कभी नहीं छोड़ सकते हैं। उनका तर्क बिल्कुल सीधा है, अगर आज दबाव में आकर हथियार छोड़ दिए गए तो कल वही ताकत हमला करने आएगी, तो ईरान के पास खुद को बचाने के लिए क्या बचेगा?
इसी बिंदु पर ईरान के रुख में पूरी स्पष्टता दिखाई देती है। जानकारों का कहना है कि तेहरान में इस मसले पर कोई भ्रम नहीं है। जो लोग दशकों से ईरान को करीब से जानते हैं उनका दावा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई मिसाइल प्रोग्राम को लेकर रत्ती बराबर भी समझौता नहीं करेंगे। उनका मानना है कि यह सिर्फ सैन्य क्षमता का सवाल नहीं है, बल्कि ईरान की संप्रभुता और सम्मान से जुड़ा मामला है। दूसरी तरफ अमेरिका की रणनीति भी बिल्कुल साफ है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को या तो पूरी तरह से खत्म कर दे या कम से कम इतना सीमित कर दे कि वो इन मिसाइलों को हिजबुल्लाह, हूती या इराक और सीरिया के सशस्त्र गुटों तक न पहुंचा सके। अमेरिकी नजरिए से यह इजराइल की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, लेकिन यहीं पर दोनों पक्षों की शर्तें आमने सामने टकरा जाती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहेंगे तो क्या बातचीत का कोई रास्ता बचता है? और कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप सार्वजनिक तौर पर सख्त भाषा का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने वो ये संकेत भी दे रहे हैं कि वो तनाव कम करना चाहते हैं। प्रतिबंध हटाने और सत्ता परिवर्तन की बात से इनकार करना इसी दिशा में एक कोशिश मानी जा रही है। लेकिन ईरान के अनुभव यहां सबसे अहम बन जाते हैं। 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच जो परमाणु समझौता हुआ था उसे ईरान ने लागू भी किया। उसके बावजूद अमेरिका ने 2018 में एक तरफा तौर पर उस समझौते को तोड़ दिया और दोबारा कड़े प्रतिबंध लगा दिए। ईरान का तर्क यह है कि उस समय तक उस पर किसी भी तरह के उल्लंघन का आरोप तक नहीं था। ऐसे में तेहरान को अब किसी नए वादे या गारंटी पर भरोसा नहीं है। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि राजनीतिक समस्याओं का समाधान दबाव और सरेंडर से नहीं निकलता है। अगर ईरान से यह उम्मीद की जा रही है कि वो हिजबुल्लाह, हमास या हूती से अपने रिश्ते तोड़ ले, तो सवाल यह है कि बदले में फिलिस्तीन, लेबनान या यमन के मुद्दों पर क्या कोई ठोस समाधान दिया जाएगा? क्या इजराइल गाजा से पीछे हटेगा? क्या फिलिस्तीन को एक संप्रभु राष्ट्र का दर्जा मिलेगा? इन सवालों का जवाब अगर नहीं है तो ईरान के लिए पीछे हटने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। इसी संदर्भ में अली खामनेई के हालिया सार्वजनिक कार्यक्रमों और भाषणों को बेहद अहम माना जा रहा है। मस्जिदों में उनकी मौजूदगी, इमाम खोमेनी के मकबरे पर नमाज और लगातार राष्ट्र को संबोधित करना, ये सब संकेत देता है कि ईरान मानसिक और राजनीतिक रूप से किसी भी तरह से पीछे हटने वाला नहीं है। और अपने ताजा भाषण में खामनेई ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो लड़ाई सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। यहीं से रीजनल वॉर का शब्द सामने आता है। जानकारों के मुताबिक इसका मतलब यह है कि जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका या इजराइल के बीच नहीं होगी। इसमें लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हूती, इराक और सीरिया से सशस्त्र गुट शामिल हो सकते हैं। साथ ही इस पूरे संघर्ष का असर खाड़ी के देशों, तेल आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था तक फैल सकता है। यही वजह है कि आज दुनिया की नजर इस सवाल पर टिकी है कि क्या ये टकराव किसी समझौते की तरफ जाएगा या फिर सीधे सीधे एक ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रहा है जिसे खुद खामनेई रीजनल वॉर कह रहे हैं। और अगर ये रीजनल वॉर शुरू होती है तो इसके दायरे और अंजाम का अंदाजा लगाना फिलहाल किसी के लिए भी आसान नहीं है। रीजनल वॉर का मतलब आयतुल्लाह अली खामनेई के बयान में बेहद साफ और सीधा है। इसका अर्थ सिर्फ ईरान और इजराइल या ईरान और अमेरिका के बीच सीधी जंग नहीं है, बल्कि पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इस संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाएगा। हिजबुल्लाह अब तक जिस मजबूती से इजराइल के खिलाफ खड़ा रहा है, उसके बावजूद उसकी पूरी ताकत अभी तक इस्तेमाल भी नहीं हुई है। इराक में हालात ये हैं कि हजारों की तादाद में नौजवान हथियारबंद संगठनों में शामिल होने के लिए अपने नाम दर्ज करा रहे हैं। इसी बीच एक बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आई है। इराक में हैदर शाबी से जुड़े संगठन सराया औलिया अल दम ने पहली बार अपना अंडरग्राउंड मिसाइल हेडक्वार्टर सार्वजनिक किया है। और ये मॉडल बिल्कुल उसी तरह का बताया जा रहा है जैसे ईरान में मौजूद मिसाइल सिटीज हैं। इसका सीधा संदेश यह है कि रीजनल वॉर की तैयारी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर दोनों स्तरों पर पूरी तैयारी हो चुकी है। खामनेई के मुताबिक रीजनल वॉर का एक और मतलब यह भी है कि जिन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, अगर वहां से ईरान या उसके सहयोगियों पर हमला होता है
तो वो देश भी इस युद्ध के दायरे में आ सकते हैं। यानी ये जंग सीमाओं से बंधी हुई नहीं होगी। यही वजह है कि आज अमेरिका के कई क्षेत्रीय सहयोगी खुद हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि ईरान पर हमला न किया जाए। इजराइल अमेरिका से अपील कर रहा है कि हालात को और न बिगाड़ा जाए। सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे देश भी युद्ध के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं। कुछ साल पहले तक जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, आज वो हकीकत बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर सैन्य रणनीति के नजरिए से देखा जाए तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। इसराइल चारों तरफ से घिरा हुआ नजर आता है। उत्तर में हिजबुल्ला, दक्षिण में हूती, पश्चिम में गाजा से हमास और पूर्व में इराक व सीरिया के सशस्त्र गुट। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है। जॉर्डन, साइप्रस, यूरोप के कई एयरबेस, अरब सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर, लेकिन भौगोलिक रूप से ईरान पूरी तरह से घिरा हुआ नहीं है। इस लिहाज से देखें तो मैदान की रणनीति बढ़त इस वक्त ईरान और उसके सहयोगियों के पास दिखाई देती है। अब सवाल यही है कि क्या ये टकराव आखिरकार जंग में बदलेगा, और हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वहां दोनों तरफ जबरदस्त पोस्टरिंग है। ना अली खामनेई के मिजाज में झुकना है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम का कोई भरोसा है। ये टकराव सिर्फ बयान या चेतावनी तक सीमित नहीं रहा है। ये अब इस बुनियादी सवाल से जुड़ गया है कि मध्य एशिया को कौन नियंत्रित करेगा, खुद वहां के लोग या फिर बाहरी ताकतें। कई विश्लेषकों का मानना है कि ऐसी जंग अगर होती है तो वो सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक होगी। ये टकराव ताकत, प्रभुत्व और नियंत्रण को लेकर है और इसी वजह से इसे टाला जाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। निष्कर्ष यही निकल रहा है कि ईरान अपने इरादों को लेकर बेहद मजबूत है और अडिग नजर आता है। आयतुल्लाह अली खामनेई के लिए यह सिर्फ एक रणनीतिक फैसला नहीं है बल्कि इस्लामिक क्रांति के उसूलों, आत्मसम्मान और आत्मरक्षा का सवाल है। अमेरिका कितना भी दबाव बनाए, धमकियां दे या ऑफर रखे, ईरान के संकेत साफ हैं। वो अपने हथियार, अपनी रणनीति और अपने फैसलों पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। और इस टकराव में ईरान खुद को कमजोर नहीं बल्कि पहले से ज्यादा तैयार और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और यही बात इस पूरे संकट को दुनिया के लिए और ज्यादा गंभीर बना देती है। आज का हमारा और आपका सफर यहीं तक था। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है।